कुछ पॉइंट्स और है फ्रिक्शन के रिगार्डिंग जो देख लेते हैं। काफ़ी पॉइंट्स हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। सब लोग ज्वाइंट हो गए मीटिंग में कि अभी कोई रहता है? चलो, तो कल हम बात कर रहे थे काइनेटिक फ्रिक्शन की, और काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या फ़र्क होता है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी अच्छे से, तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। सपोज करो हमारे पास ब्लॉक है। आज हम इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। दो तरह के फ्रिक्शन मैंने आपको बताए थे, एक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और एक आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गए? स्टैटिक फ्रिक्शन आपका तब लगता है जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब आपका ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट कर देता है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब आपका ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना स्टार्ट करता है ना। यू कैन से जस्ट मूव। अगर जिस पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट मूव हो गया, उस पॉइंट पे आपका फ्रिक्शन स्टैटिक से काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, ठीक है। दोनों के लिए फ्रिक्शन के लॉज बिल्कुल सेम थे। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए भी हमारे पास सेम लॉ था, विच इज़ म्यू एस इंटू एन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी हमारे पास यही सेम लॉ था, दैट इज म्यू के इंटू एन। डिफरेंस खाली इतना है कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि हम सबको पता है एक बार आपका ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट हो जाता है, फिर आपका फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होने लगता है ना। एक बार आपका ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपका फ्रिक्शन का वैल्यू डिक्रीज होने लगता है। इसलिए आपका जो म्यू एस का वैल्यू होता है म्यू के कंपैरिजन में थोड़ा लार्ज होता है, ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक, अब इस पे दोनों जगह से फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपको मास m दिया हुआ है ब्लॉक का, और इसको हमने एक रफ टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं आपको ऐसे बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसमें आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। सपोज करो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। ये टेबल, ये आपका टेबल है, ठीक है। ऊपर से आप देखो, या छोड़ो ऐसे बना देता हूँ तो आपको पता चलेगा। सपोज ये आपका टेबल है, थोड़ा इमेजिनेशन आप कर पाओ तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रखा है, इसके पीछे के पैर भी बना देता हूँ, दिखने तो चाहिए वैसे। ठीक है, यहाँ पे आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है, देखो
इस टेबल के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है। अभी टेबल का सरफेस तो आपका रफ होता है। टेबल का सरफेस कैसा होता है? रफ होता है। अब हमने इस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया। इस ब्लॉक का मास m है और इस m मास पे हमने फोर्स लगाया। एक फोर्स हमने इधर से लगाया, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया, एक फोर्स हमने इस साइड लगाया। ठीक है, अब आप इसको 3D में थोड़ा इमेजिन करने की ट्राई करो। एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, इस फोर्स को मैं नाम देता हूँ 20 न्यूटन, और दूसरा फोर्स मैंने इस पे ऐसे लगाया। ये आपका 15 न्यूटन के बराबर। ठीक है, दो फोर्स मैंने लगाए, एक 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और एक 15 न्यूटन का फोर्स लगाया। ये ब्लॉक को हमने टेबल पे रखा हुआ है। अब हमें फाइंड करना है कि इस ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा और कितना लगेगा कि ये जो ब्लॉक है आपका रेस्ट पे रहे, ये ब्लॉक आपका मूव नहीं करना चाहिए। इन विच डायरेक्शन your static friction will act such that your block will not move with respect to table। ब्लॉक जो है आपका रेस्ट में रहना चाहिए, पहली कंडीशन ये। अगर ब्लॉक को रेस्ट में रखना है तो कितना स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या हो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन समझ आया सबको? क्वेश्चन समझ आया बेटा? थोड़ा सा 3D में इसको इमेजिन करो आप लोग। एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और उस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब हमको फाइंड करना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा कि आपका जो ब्लॉक है वो टेबल के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा। आपका जो ब्लॉक है वो टेबल के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, ब्लॉक आपका टेबल के रिस्पेक्ट पे रेस्ट में रहेगा। बात समझ आई सबको? क्वेश्चन समझ आया? कितने बच्चे जिनको क्वेश्चन नहीं समझ आया? यस, सबको क्वेश्चन तो समझ आ गया ना? ऑल ऑफ यू? चलो, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम सब ने वेक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और हम सबको पता है फोर्स जो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एक फोर्स आपका इधर लग रहा है और एक फोर्स आपका इधर लग रहा है। इन दोनों वेक्टर्स का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर का ही आएगा। इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा इधर का ही आएगा। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको मैं पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकता हूँ, विच इज अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 225 which is equal to root of 625 which is 25 न्यूटन। मतलब ब्लॉक जो है आपका, ब्लॉक के मोशन का जो नेट डायरेक्शन होगा, आपका ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ब्लॉक हमेशा मूव करेगा रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन। योर ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक। This is your direction of motion of block। अब
अब अगर मुझे इस ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, अगर मुझे इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है, तो मेरे को इसके ऑपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और वही आपका फोर्स होगा स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में आपका ब्लॉक मूव करेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट। So this will be the direction of your static friction, which will be opposite to the resultant. और static friction अगर मैं 25 न्यूटन का अप्लाई कर दूं, तो ये ब्लॉक आपका आगे मूव नहीं करेगा, क्योंकि ब्लॉक का रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है, 25 न्यूटन के बराबर आ रहा है। और अगर मैं इसके ऑपोजिट एक फोर्स अप्लाई कर दूं 25 न्यूटन का, तो ये ब्लॉक का मोशन आपका स्टॉप हो जाएगा, और इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 न्यूटन। अच्छा, अब बोला कि डायरेक्शन भी फाइंड करो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब आपको एंगल निकालना है, आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो थीटा का वैल्यू आप कहीं से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकाल दो, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल थीटा आपको निकालना है तो हॉरिजॉन्टल के साथ निकाल दो। तो यहाँ पे आपको tan थीटा पता चल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 15/20। tan थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा आपको 15/20, विच इज़ 5 3 जा 3/4। तो थीटा का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, विच इज़ tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। इसका मतलब अगर मैं इतने एंगल पे, अगर मैं 20 न्यूटन वाले फोर्स से इतने एंगल पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाऊंगा 25 न्यूटन का, तो मेरे ब्लॉक का मोशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन से एक बात हमें समझ आई कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा रिजल्टेंट फोर्स को अपोज करता है ना। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये नोट करना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिजल्टेंट फोर्स। And its magnitude is equal to the magnitude of resultant force. The magnitude of force. ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या करते थे, अभी तक हम लोग इस तरह की सिचुएशन डील करते थे जहाँ पे आपका एक सिंपल सा ब्लॉक होता था और उस पर हम ऐसे फोर्स लगाते थे। सपोज करो हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हमें पता चल जाता था कि अगर हम 50 न्यूटन का फोर्स इधर देंगे तो वो ब्लॉक आपका मूव नहीं करेगा। तो यही आपका वैल्यू होता था स्टैटिक फ्रिक्शन का। जितना फोर्स आपका, ये रिजल्टेंट फोर्स आपका होता था। यहाँ पे आपने अगर एक चीज़ नोट नहीं करी तो इस चीज़ को नोट करो कि ये जो फोर्स है, ये जो नेट फोर्स होता था, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स होता, रिजल्टेंट फोर्स होता था ना। समझ आ रही बात? क्योंकि इस डायरेक्शन में mg को तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेता था। mg को कौन बैलेंस करता था? नॉर्मल रिएक्शन। तो आपका जो नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो लगता था, वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में लगता था, और इसलिए हम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी 50 न्यूटन लिख देते थे, जिससे आपका ब्लॉक रेस्ट पे रहता था। बात समझ आई? तो mg वाला फोर्स ऐसा नहीं है कि इस केस में नहीं लग रहा, इस वाले केस में भी आपका mg वाला फोर्स लग रहा है, लेकिन mg वाले फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। अब इसमें भी आपकी mg नीचे की तरफ लग रही होगी, mg आपका नीचे की तरफ लग रहा है,
लेकिन उस mg को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है, ठीक है, mg को आपका नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। तो इसके अलावा जो फोर्सेस लग रहे हैं आपके, ये दो फोर्सेस लग रहे थे, तो इसके रिजल्टेंट को हमें बैलेंस कराना था। उसको बैलेंस कराने के लिए हमने स्टैटिक फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस किया, जिससे आपका ब्लॉक मूव ना करे, काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर आप इसको ध्यान से समझो तो आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट इधर से क्लियर हो जाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड आपके काफ़ी कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सपोज करो मैंने आपको 10 किलो का एक ब्लॉक दिया, अब आप भी मुझे बताओगे अपना कॉमन सेंस लगा कर। सपोज मैंने आपको एक 10 kg का ब्लॉक दिया और इसको हमने रफ सरफेस पे रखा, ठीक है, ये आपका रफ सरफेस है और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है 0.5। इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट और इस पर हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। इनिशियली आपका ब्लॉक किस पे? रेस्ट पे। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक है, उसको हमने ऐसे ग्राउंड पे रखा और इस पे 50 न्यूटन का एक फोर्स लगा था। तो इनिशियली तो आपका ब्लॉक रेस्ट पे, इनिशियली आपका ब्लॉक किस पे? रेस्ट पे। अब आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ सब लोग और बताओ मेरे को कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आपको रफनेस कोफिशिएंट भी पता है फ्रिक्शन का, आपको फोर्स भी पता है, आपको मास भी पता है, आपको ये भी पता है कि इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे है। आपको कल इतना बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा जब मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। यस, किसी ने ट्राई किया? देखो सबसे पहले इसका एफबीडी बना लो आप लोग, क्या क्या फोर्सेस इस पे लग रहे देख लो, सिंपल है। फोर्सेस पहले आप देखो कौन कौन से लग रहे हैं इस पे। 50 न्यूटन इधर लग रहा है, mg इसका नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, इसके अलावा इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा पहले वो भी निकाल लो। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू एन,
और n का वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे, n को किसने बैलेंस किया हुआ है, mg ने बैलेंस किया हुआ है। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, म्यू mg के बराबर हो गया। तो एक बार फ्रिक्शन निकाल के चेक तो कर लो कि फ्रिक्शन फोर्स हालांकि कितना लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका लग रहा है 0.5 इंटू 10 इंटू 10। अच्छा, ये तो 50 न्यूटन के बराबर ही लग रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन भी 50 न्यूटन का है और आगे भी मैंने 50 न्यूटन लगाया है। मतलब ये ब्लॉक तो मूव करेगा ही नहीं, ये ब्लॉक तो रेस्ट पे रहेगा। और अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन तो 0 हो जाना चाहिए। फिर एक्सेलरेशन विल बी 0। ये ब्लॉक तो मूव ही नहीं करेगा। ये ब्लॉक मूव तब करेगा ना जब ये वाला फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा। ये फोर्स तो फ्रिक्शन को ओवरकम ही नहीं कर रहा है। मतलब अब इसका हमें नेचर भी पता चल जाएगा। अगर आपका ब्लॉक रेस्ट पे है, इसका मतलब ये कौन सा फ्रिक्शन हुआ, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ। आपका ब्लॉक रेस्ट पे है, इसका मतलब ये कौन सा फ्रिक्शन हुआ, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, कब आपका काइनेटिक लगेगा। अच्छा, अब इसी ब्लॉक पे सपोज करो मैं 50 न्यूटन की जगह अगर मैं 60 न्यूटन का फोर्स लगा देता, सपोज करो सेम ब्लॉक ले रहा हूँ, अब मैं 50 न्यूटन की जगह इस पे फोर्स लगाता 60 न्यूटन का, और इसका मास वही है जो पहले था। पहले कितना मास था इसका, 10 किलो का मास था ना, तो 10 किलो का ही मास है। सरफेस भी वैसा ही है, सब कुछ वैसा है, सिर्फ मैंने इस फोर्स को चेंज कर दिया। तो अब इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन तो उतना ही लग रहा था जितना पहले लगेगा, 50 न्यूटन के बराबर। mg को किसने बैलेंस किया हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस किया हुआ है। तो अब अगर पूछूं मैं आपको कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, तो अब ये बॉडी आपका एक्सेलरेट करेगा आगे की तरफ, क्योंकि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, मतलब 10 न्यूटन फोर्स इस पे लग रहा है आगे की तरफ। तो ये बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन अपॉन मास, मास इज 10 kg, तो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका बॉडी एक्सेलरेट करेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक बार आपका बॉडी एक्सेलरेट करना चालू हो गया तो ये वाला फ्रिक्शन अब आपका स्टैटिक नहीं रहेगा, ये फ्रिक्शन आपका हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड दिस फ्रिक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन। एक बार आपका ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर गया तो ये फ्रिक्शन आपका स्टैटिक नहीं रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। हालांकि इसका मैग्नीट्यूड देखो सेम है, इधर भी 50 न्यूटन ही था फ्रिक्शन का फोर्स और ऊपर वाले केस में भी 50 न्यूटन ही था, लेकिन इस कंडीशन में आपका ब्लॉक जो था वो रेस्ट पे था, इसलिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन था। इस कंडीशन में आपका ब्लॉक एक्सेलरेट कर गया तो ये क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ आई, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ बेटा, यस? तो ये पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है जब आप फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, है ना। जब भी हम फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को डील करते हैं तो हमें ये पॉइंट समझ आना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप लोग ज़रा ट्राई करो, ज़रा ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो सब। सपोज करो एक ब्लॉक मैंने आपको दिया, अब मैंने उस पर फोर्स ऐसे लगाया, किसी एंगल पे लगा दिया। सपोज करो ये 10 kg का ब्लॉक, मास अपन ने सेम ही लिया, लेकिन अब इस पे फोर्स मैंने ऐसे लगा दिया 40 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। सपोज हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, 37 डिग्री का एंगल। तो अब आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इफ इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। इनिशियली आपका ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे। इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, and what is the acceleration of the block if the roughness of the surface, ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है हमने, कंडीशन सब सेम है, इसका म्यू अगेन 0.5, ठीक है, कंडीशन सारी की सारी सेम है। अब आपको फाइंड करना है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो। सबको फाइंड करके बताना व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक।
सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस। अच्छा, आप लोग ट्राई करोगे या फिर मैं ही बताते जाऊं? आपका मन होता है कि हमें अंदर से मन होता है कि मैं ट्राई करूं, या फिर ऐसा लगता है सर आप ही बताते जाओ, हमें खाली समझाते जाओ? यस? देखो इधर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या बात है? सब लोग सो रहे हैं क्या? इस मीटिंग में सब लोग सोने के लिए आते लगता है मेरे को। देखो इधर, यहाँ पे देखो फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, 40 न्यूटन फोर्स के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। वन इज योर 40 cos 37, वन इज योर 40 sin 37। अब आप नेट फोर्सेस बैलेंस करोगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो सबसे पहले। तो 10 kg वाले फोर्स पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है? एक तो 10G लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसके अलावा इस पे 40 cos 37 कितना होता है? 40 इंटू 4/5, ठीक है। 40 cos 37 होता है, 40 इंटू cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, 32 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा। और 40 sin 37 होता है आपका, वो फोर्स आपका ऊपर की तरफ लग रहा है। 40 sin 37 का मतलब होता है 40 इंटू साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, मतलब 24 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा? म्यू mg, तो म्यू हमको पता है, म्यू इंटू एन के बराबर होता है ना, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू एन के बराबर होता है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो पहले आप वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर लो। तो वर्टिकल फोर्सेस में मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो n + 24, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? 10G बैलेंस कर रहा है, मतलब 100। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 - 24, 100 - 24 होता है आपका 76 न्यूटन के बराबर। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ। अब हम फ्रिक्शन का फोर्स निकालेंगे कितना लग रहा है। तो फ्रिक्शन का फोर्स आ जाएगा म्यू इंटू एन, तो म्यू का वैल्यू है 0.5 के बराबर, और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना है? 76 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ से आपको फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 76 का आधा होता है 38 न्यूटन, ठीक है। 38 न्यूटन आपका हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई आपको? मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आपका होगा ये। क्यों स्टैटिक होगा? क्योंकि हम फोर्स लगा रहे 32 न्यूटन का, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है फ्रिक्शन की वो कितनी है? 38 न्यूटन। इसका मतलब ये आपका जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ बढ़ेगा ही नहीं। 32 न्यूटन का फोर्स लगाओगे आगे नहीं बढ़ेगा, आप 35 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तब भी आगे नहीं बढ़ेगा, आप 37 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तब भी आगे नहीं बढ़ेगा। और जैसे ही आप 38 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तब ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, तब भी ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे रहेगा। जैसे ही आप 38.1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तब ये ब्लॉक आपका मूव होना स्टार्ट करेगा। मतलब 38 न्यूटन तक इस ब्लॉक का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। जैसे ही आप 38.1 न्यूटन या फिर 38 से थोड़ा सा भी ज़्यादा फोर्स, 38.001 न्यूटन भी अगर आप फोर्स लगा दोगे तो ये ब्लॉक आपका आगे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट है। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट होती है
उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को एनालाइज करना होता है। आओ एक दो एग्जांपल्स और सॉल्व करते हैं, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, फ्रिक्शन में कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। जितनी भी एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रह जाए। सपोज कर हमारे पास एक ब्लॉक है, इसका मास m है और इस पर मैंने ऐसे फोर्स लगाया F। ठीक है, अब इसका फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हमें पता है म्यू के बराबर। इसका फ्रिक्शन का कोफिशिएंट किसके बराबर है, म्यू के बराबर है ना। तो अब हमें फाइंड करना है व्हाट आर द डिफरेंट रेंजेस ऑफ फोर्स, है ना। फोर्स के डिफरेंट रेंजेस क्या होंगे, ठीक है। फोर्स के डिफरेंट रेंजेस हमें फाइंड करना है, व्हाट आर द डिफरेंट रेंजेस ऑफ फोर्स। तो चलो, काफ़ी बढ़िया एग्जांपल है, मेरे साथ आप लोग इसको देखते जाओ तो आपको पता चलते जाएगा। तो सबसे पहले आप किसी भी कंडीशन में ब्लॉक का एफबीडी बना लिया करो, है ना। ये m मास का ब्लॉक है, इस पे फोर्स F लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और mg का फोर्स नीचे लगेगा। सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करना जान दो। जैसे ही आपका एफबीडी बन गया, अब हमें इस फोर्स के डिफरेंट रेंजेस निकालने की, ये फोर्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। तो देखते हैं। सबसे पहले सपोज करो अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, पहले मैं फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू की बात करूँगा। सपोज आपका फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जब 0 से लेके म्यू एस इंटू एन तक वेरी करेगा, है ना। म्यू एस इंटू एन का मतलब एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, mg के बराबर। इसका मतलब अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स, या तो आपका फ्रिक्शन फोर्स 0 हुआ, या फिर वो इस रेंज में अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स वेरी करेगा म्यू एस mg के बराबर, तब तक आपका ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं करेगा। तब तक आपके ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका फोर्स जो है फ्रिक्शन का, है ना, ये जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो, सपोज करो फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से म्यू एस mg तक वेरी कर रहा है। ठीक है, और आपने जो यहाँ पे फोर्स लगाया है वो भी इसी रेंज में आ रहा है। आपने जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स भी आपका ये वाली रेंज में आ रहा है। तो जब तक आपका फ्रिक्शन ओवरकम नहीं होगा, ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक आपका ओवरकम नहीं होगा, तब तक आपका ब्लॉक मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक आपका ओवरकम नहीं होगा तब तक आपका ब्लॉक मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक उसका एक्सेलरेशन 0 हो। जैसे ही आपका एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा, मतलब अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू म्यू एस mg से बड़ा हो गया, ठीक है, ठीक है, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू इस फ्रिक्शन फोर्स से, फ्रिक्शन फोर्स मतलब म्यू एस mg, म्यू एस इंटू एन, जब आपका फ्रिक्शन फोर्स इस स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा, तब आपका बॉडी एक्सेलरेट होने लगेगा और उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, F माइनस नेट फोर्स कितना लगेगा, F माइनस म्यू एस mg अपॉन m। इतने एक्सेलरेशन से आपका ब्लॉक आगे मूव करने लगेगा। यही तो हमने ऊपर वाले एग्जांपल में डिस्कस किया। जब आपका ये फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, तो नेट फोर्स इस ब्लॉक पे कितना लगेगा, F माइनस F लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन मास, और इस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू एस mg लिख सकता हूँ। तो वही तो मैंने किया यहाँ पे, नेट फोर्स निकाल दिया इसका, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F माइनस म्यू एस mg अपॉन m। तो इतने एक्सेलरेशन से आपका ब्लॉक मूव करने लगेगा जब आपका एक्सटर्नल फोर्स म्यू एस mg से ज़्यादा होगा। जब आपका एक्सटर्नल फोर्स म्यू एस mg से कम होगा, उस कंडीशन में आपके ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में आपका ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो ये दो केसेस यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। तो हमेशा बॉडी को एक्सेलरेट कराने के लिए सबसे पहले आप कंडीशन चेक करोगे कि अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स उस फ्रिक्शन फोर्स को, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर रहा है, तब तो आपका बॉडी एक्सेलरेट करेगा।
लेकिन जब तक वो फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पा रहा है तो वो कैसे आगे मूव करेगा, वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। बात समझ आई आपको? सबको ये बात क्लियर हो गई? कंडीशन आपको पहले चेक करनी पड़ेगी, ठीक है? दिस कंडीशन यू हैव टू चेक फर्स्ट। आओ एक और प्रॉब्लम इस पे देखते हैं। सपोज करो हमारे पास इस तरह का एक ब्लॉक है, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल करा रहा हूँ, आप सब समझ जाओगे। आज की क्लास के जितने भी एग्जाम्पल्स है सब एक से बढ़कर एक, अगर आप इनको समझ गए तो फ्रिक्शन में आपको फिर कोई डाउट रह नहीं जाएगा इसके बाद। तो सपोज करो हमारे पास 10 किलो का एक मास है और इस पर आपने 51 न्यूटन का एक फोर्स लगाया, ठीक है? अब इसको आपने रफ सरफेस पे रखा, ठीक है? सपोज करो ये सरफेस आपका अगेन रफ, इसको आपने रफ सरफेस पे रखा। अब आप ध्यान से देखो तो इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है आपको दोनों दिया हुआ है क्वेश्चन, म्यू एस का वैल्यू भी दिया हुआ है और म्यू के का वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है? स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी दिया हुआ है और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाए, अब हम कौन सा वाला म्यू यूज करें, ये वाला करें कि ये वाला करें? क्वेश्चन में तो दोनों दे दिया, अब हम क्या करें बताओ? बच्चे कंफ्यूज हो गए, व्हाट शुड आई डू? ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या आपका ब्लॉक मूव कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो आप म्यू एस यूज करोगे, अगर आपका ब्लॉक मूव कर रहा है तो आप म्यू के यूज करोगे, सिंपल। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ब्लॉक की क्या कंडीशन है इस टाइम। इनिशियली आपका ब्लॉक रेस्ट पे है और हमें फाइंड करना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो फर्स्ट यू हैव टू चेक। तो चेक करने के लिए आप सबसे पहले एफबीडी बना लो, उससे बढ़िया तो कोई चीज़ है ही नहीं। ये 10 किलो का ब्लॉक है, अगेन आपका 10 G का फोर्स नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, 51 न्यूटन का आप फोर्स राइट साइड अप्लाई कर ही रहे हो, और इसके अलावा आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा इतना तो हमें पता चला, लेकिन अब कौन सा वाला फ्रिक्शन लगेगा, म्यू एस वाला लगेगा कि म्यू के वाला लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सपोज करो हम दोनों फ्रिक्शन निकाल के देखते हैं। हम म्यू एस इंटू एन का वैल्यू भी निकालेंगे इस कंडीशन में, और हम म्यू के इंटू एन का वैल्यू भी निकालेंगे। हम दोनों फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले मैं म्यू एस इंटू एन का वैल्यू निकालता हूँ, कितना आ रहा है। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल के देखते हैं, विच इज़ म्यू एस इंटू एन, और यू कैन से 0.5। एन का वैल्यू किसके बराबर है, एम जी के बराबर, इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन। चलो म्यू के का वैल्यू भी निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है, 0.3 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 30 न्यूटन। मैंने दोनों फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है? इतनी बात सबको समझ आई? तो अब मैंने देखा कि ये जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ये 51 न्यूटन है, ये मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है, ये मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है। मैंने आपको अभी भी बताया, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया इसका मतलब आपका ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया इसका मतलब आपका ब्लॉक एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा, और अगर आपका ब्लॉक एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना इसलिए ज़रूरी था ताकि मुझे पता चले कि मेरा ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन से मुझे पता चला कि मेरा ब्लॉक मूव आगे कर रहा है। अब जब मेरा ब्लॉक आगे मूव कर रहा है तो मैं यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रखूँगा, मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, काइनेटिक फ्रिक्शन रखूँगा। बात समझ आई? तो अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन हो जाएगा 51 नेट फोर्स माइनस एफ के अपॉन एम। This will be the acceleration of the block, which is 51 minus 30 upon 10, which is equal to कितना हो जाएगा, 21 upon 10
इज इक्वल टू 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, वो अंधाधुन यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू पुट कर देते हैं। अंधाधुन पुट नहीं करना है, पहले आपको चेक करना है। फर्स्ट यू हैव टू चेक कि आपका जो ब्लॉक है वो आगे चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फ्रिक्शन से उसका वैल्यू ज़्यादा है, स्टैटिक फ्रिक्शन से उसका वैल्यू ज़्यादा है। स्टैटिक से अगर आपका वैल्यू ज़्यादा हो गया तो वो ब्लॉक आगे की तरफ चलने लगेगा, और जब आपका ब्लॉक आगे की तरफ चलने लगेगा तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, उस पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, 30 न्यूटन के बराबर। तो एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना हो जाएगा, विच इज़ 51 माइनस 30/10 विच इज इक्वल टू 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको कुछ समझ आया सबको? बेटा ये बातें समझ आ रही जो मैं बता रहा हूँ आपको, कैसे आपको फ्रिक्शन डिसाइड करना है। ये आपको पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कौन सा फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, पॉइंट सबको क्लियर हुआ है वाला? हम थोड़ा लेवल अच्छा हो गया क्वेश्चन का, और पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है और काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप नहीं समझ सकते इसको। आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम पे अगर अच्छे से हो गए हो तो ये वाला क्वेश्चन समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ एक और एग्जांपल देखो इसी तरह का। एक एग्जांपल और करवाता हूँ आपको। सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक है, वापस 10 किलो का ब्लॉक है। अब आपने फोर्स लगाया 100 न्यूटन, ठीक है, और ये आपका सरफेस है। इसका कोफिशिएंट वापस 0.5 है। अब आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे कितना फोर्स लगाऊंगा, मिनिमम कितना फोर्स लगाऊंगा कि ये ब्लॉक आपका मूव नहीं करे, मतलब ब्लॉक आपका रेस्ट में रहे। What is the minimum value of force which I have to apply in this direction so that your block will not move? This is the question, है ना। तो ब्लॉक को ना मूव कराने के लिए मिनिमम आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो चलो फिर से आपका मेन फंडा तो वही है। सबसे पहले आप FBD को ड्रॉ करो। फर्स्ट यू विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये आपका 10 किलो का मास है, मैंने 10 kg ड्रॉ कर दिया। इस पे फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स दिखा दिया। इसके अलावा इसका कोफिशिएंट कितना है, 0.5। फ्रिक्शन फोर्स इस पे इधर लगेगा, mg का फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पे कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, इतनी बात हमको समझ आई। अब मिनिमम फोर्स आप लगा रहे हो नीचे की तरफ, तो मिनिमम फोर्स आप कितना लगाओगे इस ब्लॉक पे, ये F मिनिमम कितना होगा कि आपका ब्लॉक मूव नहीं करेगा। आपको इस F की वैल्यू फाइंड करनी, इस F की वैल्यू हमें फाइंड करनी। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं। तो वर्टिकली कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये आपके हो गए F प्लस 10G। इसको कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। F भी नीचे की तरफ और 10G वाला फोर्स भी नीचे की तरफ, दोनों फोर्सेस को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आपको मिल गया विच इज़ 100 प्लस F, विच इज़ 100 प्लस F। ठीक है, इतनी बात हमको समझ आ गई। अब हम सबको पता है कि फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है। फ्रिक्शन का वैल्यू होता है μs इंटू n, म्यू इंटू n। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स हमने यहाँ से ऑलरेडी निकाल लिया है। नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स कितना है, 100 प्लस F। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो आपका 100 एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये जो वैल्यू है ये अगर फ्रिक्शन के बराबर हो जाए या इससे कम हो जाए तो आपका ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ आई।
तो 100, ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है आपका, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 न्यूटन, सो दैट आपका ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है, अगर आपका वो 100 से ज़्यादा है या 100 के बराबर है, तो आपका ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, तो मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया, विच इज़ म्यू एस इन टू एन। एन का वैल्यू कितना है? 100 प्लस एफ, विच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 न्यूटन। अब म्यू का वैल्यू मुझे पता है कितना दिया हुआ है, 0.5 इंटू 100 प्लस एफ, विच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहाँ से आपको कैपिटल एफ का वैल्यू पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 100 प्लस एफ, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100 अपॉन 0.5, कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, तो f शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। मतलब f का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? मिनिमम वैल्यू f का हो जाएगा 100 न्यूटन के बराबर। f का फोर्स आपका 100 होना चाहिए या 100 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब आपका मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम आपका कितना लगना चाहिए? मिनिमम आपका 100 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए, ताकि आपका ब्लॉक रेस्ट पे रहे, आपका ब्लॉक आगे की तरफ मूव ना करे। सबको समझ आए वाला पार्ट? यस। क्या हुआ, बच्चे गायब हो गए मीटिंग में से? अरे टफ लग रहा है क्या ये वाला पार्ट? कितनों को नहीं समझ आया बताओ पहले। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, जल्दी से बताओ। सिंपल है ना? नो सर, नो सर मतलब नहीं आया कि आ गया? नो सर का मतलब नहीं समझा मैं। खुशी सिंह, मैत्री पटेल को आ गया, खुशी सिंह को, मैत्री शाह, स्वस्तिक मिश्रा, आ गया सर। अच्छा, बाकी बच्चे कहाँ चले गए मीटिंग के अलावा? आज कोई फेस्टिवल है क्या आपका? फेस्टिवल है क्या कोई आज? एकदम से सब चले गए, नहीं पता। चलो ठीक है। अच्छा, आपको तो समझ आया ना? ओके, एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए ले लो, खुद से ट्राई कर लेना एक बार। सपोज करो आपके पास अब ब्लॉक ऐसे मैंने दे दिया इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है। सपोज करो थीटा एंगल पे हमने इंक्लिनेशन पे एक ब्लॉक को रखा। ये होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ, सब ट्राई करेंगे। सपोज इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। आपको फाइंड करना है कौन से एंगल पे, एट विच एंगल योर ब्लॉक जस्ट स्टार्ट मूविंग, योर ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट मूविंग। किस एंगल पे आपका ब्लॉक जस्ट स्टार्ट मूव हो जाएगा। ब्लॉक का मास m ले लो, इतना क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। सरफेस का फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है एट विच एंगल थीटा योर ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट मूविंग। ये एक्चुअली बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराया जाता है क्लास में। पहले एंगल इतना रखा जाता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, फिर थीटा को इंक्रीज किया जाता है, तो इससे पता चलता है कि कौन सा एंगल पे आपका ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने लग गया। जिस एंगल पे आपका ब्लॉक स्लाइड करने लग जाता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। जिस एंगल पे आपका ब्लॉक जो है वो स्लाइड करने लग जाता है, जस्ट स्लाइड करने लग जाता है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज फॉर द गिवन सिचुएशन, ठीक है। सब लोग ट्राई करेंगे इसको एक बार। एक्सपेरिमेंट्स कराया जाता है, ये लेबोरेटरी का काम है एक्चुअली, लैब में कराया जाता है। आपको डिफरेंट एंगल्स पे आपको चेक करना होता है अलग अलग मटेरियल्स के लिए। कभी आपको वुडन का ब्लॉक दे देंगे, कभी आपको कॉपर का ब्लॉक दे देंगे, कभी आपको एल्यूमिनियम का ब्लॉक दे देंगे। तो हर मटेरियल के लिए आप देखोगे कि अलग अलग मटेरियल्स के लिए आपका एंगल अलग अलग आ रहा है ना। आपका एंगल जो है वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, है ना। सरफेस पे भी डिपेंड करता है, सरफेस के रफनेस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स, ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल से आपको ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता है लैब में। खैर अभी इस टाइम आपका कोई लेबोरेटरी वाला सेशन है नहीं,
तो आपको इसको खुद से एनालाइज करके एक बार थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक बार सब लोग ट्राई करना, सब लोग, नहीं तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है बेटा। आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।